नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। न्यूज नशा में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति से कई नाम आए दिन देश भर में चर्चा का विषय रहते हैं। चाहे वो शरद पवार हों, सुप्रिया सुले हों, उद्धव ठाकरे हों, देवेंद्र फडणवीस हों, एकनाथ शिंदे हों या अजीत पवार हों। लेकिन इन तमाम नामों के अलावा एक और भी नाम है जो अक्सर देश की खबरों में छाया रहता है, और वो नाम है राज ठाकरे का। जी हां, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे भी महाराष्ट्र के सियासी खेल के एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। ये अलग बात है कि अगर हम विधायकों की बात करें तो महाराष्ट्र की विधानसभा में सिर्फ उनका एक ही विधायक है। लेकिन जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो राज ठाकरे की रैलियां काफी हिट मानी जाती हैं, उनमें जबरदस्त भीड़ इकट्ठा होती है और किसी न किसी तरीके से राज ठाकरे आए दिन खबरों में बने रहते हैं। अब इन दिनों फिर से एक बार राज ठाकरे के नाम की चर्चा शुरू हो गई है, और इसके पीछे कारण यह है कि अब से करीब 2 हफ्ते पहले एनसीपी में बगावत हुई, और उस बगावत के बाद अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होकर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। इस बगावत के 2-4 दिनों बाद ही दादर इलाके में, और खास करके उस शिवाजी पार्क इलाके में जहां पर राज ठाकरे का घर भी है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना का शिवसेना भवन भी है, वहां पर इस तरह के बैनर पोस्टर लग गए कि अब फिर से दोनों भाइयों को एक साथ आना चाहिए। यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को फिर से एक बार एक साथ आ जाना चाहिए, फिर से एक बार किसी तरह का राजनीतिक गठबंधन करना चाहिए और मिलकर सियासत करनी चाहिए। लेकिन क्या यह मुमकिन है? जरा एक नजर इन दोनों भाइयों के इतिहास पर डाल लेते हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। साल 2003 तक राज ठाकरे शिवसेना के एक प्रबल नेता हुआ करते थे। शिवसेना में उनकी काफी चलती थी। लेकिन इस दौरान बूढ़े हो रहे बाला साहब ठाकरे ने, जो कि शिवसेना प्रमुख थे, उन्होंने तय किया कि अब पार्टी का सियासी वारिस किसी और को बनाया जाएगा। और ऐसे में महाबलेश्वर में एक अधिवेशन आयोजित किया गया, और उस अधिवेशन में राज ठाकरे के हाथों उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव भिजवाया गया। उद्धव ठाकरे अब शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, और वो प्रस्ताव पास हो गया और शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में आ गई। राज ठाकरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनके साथ में नाइंसाफी हुई है। हालांकि उन्हीं के हाथ से ये प्रस्ताव आगे पेश किया गया था उस कन्वेंशन में। इसके बाद जब एक के बाद एक चुनाव होने लगे तो राज ठाकरे ने महसूस किया कि उनके समर्थकों को साइडलाइन किया जा रहा है, दरकिनार किया जा रहा है, उन्हें टिकट नहीं मिल रहे हैं, और सब कुछ उद्धव ठाकरे ही तय करते हैं। इसके अलावा उद्धव ठाकरे ने अपने इर्द गिर्द कुछ खास लोगों की कोठरी बना रखी थी, एक दीवार बना रखी थी, और जो आम लोग, जिस तरह से पहले शिवसेना प्रमुख रहते हुए बाला साहब ठाकरे आम लोगों से मुलाकात करते थे, अपने आम शिवसैनिकों से या पार्टी के विभिन्न पदों पर मौजूद नेताओं से मिलते थे, वैसा अब नहीं हो रहा था। इसी से नाराज कद्दावर नेता नारायण दाने ने शिवसेना छोड़ दी, और उन्होंने सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से पार्टी चला रहे हैं और पुराने वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उससे वे नाराज हैं और वे अपमानित महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उनके पार्टी साल 2005 में नारायण दाने ने पार्टी छोड़ी। उसके चंद महीनों बाद ही राज ठाकरे ने भी पार्टी छोड़ दी और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। तो अपनी पार्टी का उन्होंने एजेंडा तय किया मराठीवाद का, मराठी का। ठीक उसी तरह से जैसे कि 60 के दशक में जब शिवसेना स्थापित हुई थी, तो शिवसेना ने भी यही मुद्दा उठाया था कि परप्रांतीय और खास करके दक्षिण भारतीय किस तरह से मराठी लोगों का रोजगार छीन रहे हैं, और ऐसे में बड़े ही आक्रामक तरीके से आंदोलन किया गया था दक्षिण भारतीय लोगों के खिलाफ। राज ठाकरे ने भी जब अपनी पार्टी की स्थापना की तो वही मराठी का मुद्दा अपनाया, क्योंकि तब तक शिवसेना जो है मराठी के मुद्दे से आगे बढ़कर एक हिंदुत्ववादी पार्टी हो चुकी थी।
80 के दशक में शिवसेना ने हिंदुत्व का मुद्दा अपना लिया था और उसकी पहचान एक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की हो गई और एक दूसरी हिंदुत्ववादी पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर शिवसेना चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में जो पार्टी स्थापना के बाद जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ साल 2009 का, उसमें राज ठाकरे को अच्छी सफलता मिली। हालांकि विधायक तो सिर्फ 13 ही चुने गए, लेकिन राज ठाकरे की वजह से, राज ठाकरे ने जहां जहां पर उम्मीदवार उतारे, उसकी वजह से शिवसेना के उम्मीदवारों के वोट कटे और शिवसेना को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नासिक के महानगर पालिका के चुनाव हुए तो वहां पर भी राज ठाकरे को कामयाबी मिली और नासिक में राज ठाकरे ने अपना मेयर अशोक मुतड़क जो है एमएनएस के मेयर वहां पर चुने गए। तो ये शुरुआती कामयाबी थी। लेकिन इसके अगले ही चुनाव में, जब साल 2014 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए, तो राज ठाकरे की पार्टी सिमट कर सिर्फ एक विधायक तक रह गई, 13 से सीधे एक पर आ गए। इसके अलावा अगले जो महानगर पालिका के नासिक के चुनाव हुए, तो उसमें भी राज ठाकरे के हाथ से नासिक की सत्ता चली गई। 2017 में जो मुंबई महानगर पालिका के चुनाव हुए, तो उन चुनावों में भी राज ठाकरे के महज 7 विधायक ही चुनकर आ पाए। तो 27 में से सिर्फ 7 विधायक, और उनमें से भी 6 विधायक बाद में शिवसेना की तरफ चले गए। तो ऐसे में राज ठाकरे के पास उस वक्त सिर्फ एक विधायक और एक पार्षद रह गए। तो जो इस तरह से एक के बाद एक जो राज ठाकरे को सियासी हार का सामना करना पड़ा, तो ऐसे में राज ठाकरे ने आत्ममंथन किया और इसके बाद राज ठाकरे ने भी तय किया कि वो अब मराठी का मुद्दा छोड़कर वो भी हिंदुत्व का मुद्दा अपनाएंगे। और साल 2020 की शुरुआत में राज ठाकरे ने एक अधिवेशन अपनी पार्टी का मुंबई में बुलाया और उसमें घोषणा की कि अब से वे भी हिंदुत्ववाद की राजनीति करने वाले हैं। उनका कहना था कि हिंदुत्व उनके डीएनए में है। उन्होंने अपनी पार्टी का झंडा भी बदल दिया। 4 रंगों का उनका झंडा था, उनमें से उस झंडे को बदलकर उन्होंने भगवा ध्वज अपना लिया और उसके बाद अपनी कट्टर हिंदुत्ववादी इमेज को मजबूत बनाने के लिए पिछले साल उन्होंने मस्जिदों से लाउडस्पीकर के जरिए दिए जाने वाली अजान का मुद्दा उठाया। जिस तरह से किसी वक्त में बाला साहब ठाकरे जो है सड़क पर नमाज का विरोध करते थे, उसी तरह से राज ठाकरे ने लाउडस्पीकर का विरोध किया। मस्जिदों में जो अजान देते हैं लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बाल ठाकरे को जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, तो राज ठाकरे अपने आप को हिंदू जननायक कहलाने लगे। कुल मिलाकर अपनी ब्रांडिंग वे एक हिंदुत्ववादी नेता की तौर पर कर रहे थे। और इस बीच उनकी बीजेपी से करीबी भी आ रही थी। लोग ऐसी चर्चा करने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है या उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होंगे, तो किसी प्रकार का कोई गठबंधन बीजेपी के साथ हो सकता है। जिस दौरान राज ठाकरे हिंदुत्व को अपना रहे थे, उसी दौरान शिवसेना में भी एक बड़ा बदलाव हो रहा था। शिवसेना की इमेज साल 2019 तक कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी की रही। हालांकि जब से उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली, तो उन्होंने कभी भी मुस्लिम विरोधी बयान नहीं दिए। शिवसेना पर हमेशा ये आरोप लगते रहे कि ये पार्टी हमेशा किसी न किसी समुदाय को टारगेट करती है, नफरत की राजनीति करती है। लेकिन जब से उद्धव ठाकरे ने पार्टी की कमान संभाली थी, ना तो परप्रांतियों के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला, ना किसी जाति के खिलाफ उन्होंने बोला, ना किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोला। और साल 2019 में जब बीजेपी के साथ उनका गठबंधन टूट गया, तो ऐसे में उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, महाविकास आघाड़ी की सरकार जिसे कहते थे। उस गठबंधन में वो शामिल हो गए। ये दोनों ही पार्टियां अपने आप को सेकुलरवादी बताती आई हैं। और इस गठबंधन का जो मसौदा तैयार हुआ, जो प्रीएम्बल तैयार हुआ, तो उसमें 2 बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो उद्धव ठाकरे ने बेहिचक उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। अब ऐसे में यह नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना का गठन किया था, जो हिंदुत्ववादी पार्टी के तौर पर जानी जाती थी, अब वो सेकुलरवादियों के साथ हो गई है, अब वो सेकुलर हो गई है। और महाराष्ट्र की राजनीति में अब शिवसेना जैसी कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी के लिए एक स्पेस तैयार हो गया है। तो उसी स्पेस को भरने की कोशिश राज ठाकरे ने अपनी पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी बनाकर की थी।
अब जब महाराष्ट्र में तमाम उठापटक हुई पिछले साल, जिस तरह से शिवसेना टूट गई, एकनाथ शिंदे अलग हो गए और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और महाविकास आघाड़ी के जो दूसरे पार्टनर एनसीपी में भी जो है बगावत हो गई और वो भी कमजोर हो गई। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब बस गिने चुने विधायक ही हैं जो कि शरद पवार वाली एनसीपी के साथ में है, और कांग्रेस अब पहले जैसी मजबूत रही नहीं। तो इस माहौल को देखते हुए, इस तमाम घटनाक्रम को देखते हुए अब ये चर्चा होने लगी कि क्या इस मजबूरी के नाते दोनों भाई फिर से एक बार साथ आएंगे, फिर से एक साथ राजनीति करेंगे, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे फिर से हाथ मिला लेंगे। हालांकि इस संबंध में जब हमने शिवसेना के आला नेताओं से बात की तो उनका कहना था कि ये इतनी जल्दी होना आसान नहीं लगता है, और आधिकारिक तौर पर उनके प्रवक्ताओं को भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर कोई बात ना करें। लेकिन अगर हम एमएनएस के अंदर खाने की बात करें तो एमएनएस के तमाम लोग चाहते हैं कि शिवसेना के साथ ये गठबंधन हो जाना चाहिए, क्योंकि इतने सालों में काफी कुछ घटनाक्रम हुए। एमएनएस ने अपनी विचारधारा बदली, एमएनएस ने अपना झंडा बदला, कई सारे मुद्दे उठाए, लेकिन एमएनएस को सियासी फायदा होते नहीं दिखा। तो एक विकल्प के तौर पर यह भी करके देखा जा सकता है कि शिवसेना के साथ मिलकर आने वाले चुनाव लड़े जाएं, तो हो सकता है कि पार्टी को कुछ विस्तार मिल सके, पार्टी की जो मौजूदा हालत है उससे कुछ बेहतर हो सके। तो आज न्यूज नशा में इतना ही। महाराष्ट्र की बाकी हलचलों के लिए आगे भी देखते रहिए न्यूज नशा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।